नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अपन जो ऐप पर मेंस आंसर राइटिंग के जो क्लासेस कर रहे थे ना, उसमें 2025 के मेंस के पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो 2025 के जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे ना, उनको अपने कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में जो सोसाइटी वाला जो सेक्शन रहता है ना जीएस 1 में, उसके 6 क्वेश्चंस थे। 3 तो थे 10-10 नंबर के और 3 थे 15-15 नंबर के। तो उनको आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं कि किस तरीके से उनके आंसर्स को लिखा जा सकता था। अब देखिए, बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं कि सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहे। अभी जैसे ही जीएस 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब मैं आपको जीएस 1 के कुछ ऐसे मॉडल क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, जिनको आपको लिख करके पोर्टल पर या फिर आपको एक आईडी शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम की, वहां पर आपको उनको लिख करके अपलोड करना है, जो कि आपको चेक होकर के वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे ही अपना जीएस 1 मान लीजिए 2025 वाला पूरा हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। जीएस 2 पूरा हो गया, ठीक है ना, 2025 के उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे। तो जैसे ही एक पेपर पूरा होगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उन आंसर्स में लिखना क्या है। ठीक है ना। आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको लिखना क्या है, उसमें कैसे लिखना है, आंसर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसकी फ्रेमिंग करनी है। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में अपन सोसाइटी वाला जो सेक्शन रहता है जीएस 1 में, उसको अपन अच्छे तरीके से सारा इन डेप्थ स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने वाले कि कैसे डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, उनको साथ में ऐड करके कैसे आंसर्स को लिखा जा सकता था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 2025 के मेंस में अगर आप जीएस 1 का पेपर ओपन करके देखेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है, वो सोसाइटी वाले सेक्शन से रिलेटेड था। क्वेश्चन क्या था कि भारत में स्मार्ट शहर, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, उसके न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है, आपको 200 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करना है। 200 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप 150 शब्दों तक लिमिट्स खुद को कर पाओगे। ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है उसी टाइम पीरियड में। ओके। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो स्मार्ट शहर है, वो शहरी गरीबी, पहले शहर को मुख्य नज़र में रखना है कि भाई जो भारतीय शहर है, स्मार्ट शहर, वो शहरी गरीबी को और वितरणात्मक जो न्याय है, उसके मुद्दे को कैसे संबोधित करता है, कि कैसे शहरी गरीबी को और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का हो रहा है, उसके मुद्दे को किस तरीके से संबोधित कर रहा है, भारतीय शहरों को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों समस्याओं का संबोधन हो रहा है उन शहरों के में। ठीक है। अब देखिए, शहरों पे मुख्यतः बात आई है, वो भी स्मार्ट शहरों पे। तो इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखेंगे ना, तो उसमें स्मार्ट सिटी का आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो भारत का स्मार्ट सिटी जो मिशन है ना, जिसे 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सबसे बेस्ट इंट्रो होता है कि आपको जो भी मुख्य टर्मिनोलॉजी दे रखी है ना क्वेश्चन में, जिसके इर्द गिर्द पूरा उत्तर आपको लिखना है, उसी टर्मिनोलॉजी पे आपको इंट्रो लिखना है। जैसे कि इसमें स्मार्ट शहर थे, तो जो जो सिटी मिशन था, है ना, वो 2015 में स्टार्ट किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था कि शहरों में जो मुख्य जो बुनियादी ढांचे हैं ना, जो बुनियादी ढांचे का विकास है, वो कहीं ना कहीं नागरिकों को विकसित करके कहीं ना कहीं नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण उनको प्रोवाइड करवाना है ना। यह केवल तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि शहरी गरीबी को कम करने के लिए और वितरणात्मक जो न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, उसको भी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ना, जिसको पूछ रहा है, उसको भी आपने मेंशन कर दिया कि भाई स्मार्ट शहरी मिशन जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था, है ना, ये मंत्रालय ये था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो बुनियादी ढांचा है, उसको डेवलप करना था, और के मतलब इस तरीके से विकसित करना था कि शहरी गरीबी को कम किया जा सके, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इससे बेटर इंट्रो कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना। और यही बेस्ट इंट्रो होगा किसी भी आंसर के लिए। और जो भी आप आंसर लिखो, तो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को कंसाइज करके आपने इंट्रो में 20 से 30 वर्ड्स में, जो 150 नंबर वाला लिखो ना, तो आप तो मैक्सिमम 30 शब्दों में आपको उसके इंट्रो को कंप्लीट करना है। ठीक है। ओके। अब मेन बॉडी में क्या आएगा कि देखिए, अब शहर, अब मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है कि शहरी गरीबी को कैसे कम कर रही है शहर, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, उसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपको यही दिखाना पड़ेगा कि शहरी गरीबी को कम करने के लिए इस मिशन के तहत क्या क्या चीजें अपनाई गई थी। तो देखिए,
मेन बॉडी में आपको लिखना है, ये सारे हेडलाइन नहीं डालनी है कि मेन बॉडी ये वगैरह, ये तो मैं समझाने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो सस्ती जो आवास व्यवस्था है उसको प्रोवाइड करवाना इसका मिशन था। अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो भी कौन सी, शहरी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एकीकरण से जो झुग्गी झोपड़ियां है ना, जो बस्तियां जो विकसित हो गई है, स्लम्स जो विकसित हो गए शहरों में, उनका क्या करना है, पुनर्विकास करना है ना, उनका पुनर्विकास करना है, जिससे कि गरीबी आबादी को एक स्थायी पक्के जो मकान है ना वो मिल जाएंगे। तो आपने ये बता दिया कि भाई जो सस्ते आवास है वो प्रोवाइड करवाना स्मार्ट शहर मिशन का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में आपको डेटा रिपोर्ट एग्जाम्पल आपको लिखना ही पड़ेगा। तो डेटा रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि भाई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। आपने सस्ती आवास व्यवस्था भी बता दी और उसको जस्टिफाई करते हुए आपने डेटा भी दे दिया कि भाई 1 करोड़ से अधिक अभी तक शहरों में आवास स्वीकृत हो चुके हैं, ठीक है ना। हो गया एक पॉइंट डेटा के साथ में, ओके। अब दूसरी क्या है, दूसरी क्या विशेषता है स्मार्ट शहरी मिशन की, कि बुनियादी जो सेवा है ना वहां तक सभी की न्याय संगत पहुंच को बनाना है, कि भाई कोई भी जो भी सरकारी सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाइए शहरों में उन तक सभी की पहुंच बन जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना। उसके लिए क्या करोगे, जैसे स्मार्ट जल प्रबंधन है, विकेंद्रीकृत जो अपशिष्ट प्रबंधन की जो प्रणालियां विकसित करी है उसके माध्यम से जो गरीब है, जो हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं उनको शुद्ध पेयजल मिल जाए, स्वच्छता की उपलब्धता मिल जाए, ठीक है ना। इसीलिए तो गरीबी कम होगी ना। वितरणात्मक न्याय कैसे मिलेगा, लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, भाई पर्यावरण न्याय भी तो एक तरीके का न्याय है, तो वो कैसे मिलेगा कि लोगों को बुनियादी सेवाएं तो देनी ही देनी है, साथ ही साथ में स्वच्छ जल, स्वच्छता, उसके आसपास में उनके रहने वाले जो हैबिटाट है जहां पर वो रह रहे उनके आसपास स्वच्छता मिले, ठीक है। उसके लिए क्या किया है, संवैधानिक प्रावधान में आपने मेंशन कर लिया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार और स्वच्छ जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपका एक मूल अधिकार है। तो इसके तहत स्मार्ट शहरी मिशन ने जो न्याय संगत पहुंच है लोगों की उसको बनाने का जो कार्य है वो किया है। 2 पॉइंट हो गए डेटा के साथ में, और आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी मेंशन कर दिया। तीसरा क्या पॉइंट, आजीविका संवर्धन और अनौपचारिक क्षेत्र। क्या है इसमें, स्मार्ट सड़कों, स्मार्ट बाजारों के विकास के तहत जो रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए विशेष वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है स्मार्ट शहरों में, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कहीं पर भी रेडी नहीं लगाएंगे और उनका जो हरेसमेंट होता है ना, भाई जो भी पुलिस है या फिर जो नगर निगम होती है ना, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं इस क्षेत्र में, उनसे रेडी वाले होते हैं, उनसे मतलब रिश्वत के तौर पे लेते हैं पैसे और फिर वहां पर लगाने को अलाउ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके लिए अलग से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो वेंडिंग जोन अलग से लगेंगे ना, तो इससे ये हो जाएगा कि भ्रष्टाचार एक तो खत्म हो जाएगा, उनका हरासमेंट नहीं होगा, और स्मार्ट सड़कों के साथ में स्मार्ट बाजारों को भी विकास किया जा सकता है। अब इसमें विधिक प्रावधान क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और विनियमन अधिनियम 2014 के तहत गरीब रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सुरक्षा और वितरणात्मक न्याय प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। उनको कुछ बीमा प्रोवाइड करवाना है ना, कुछ ऋण इसके माध्यम से आपको देना है, आई थिंक 50,000 तक का ऋण है, और अगर आप उसको टाइम पे चुका दो तो उसमें आपको 1 लाख तक का आई थिंक ऋण मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये ऋण वाली जो भी सुविधा है ना वो भी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड करवाई जाइए, ठीक है। तो स्मार्ट शहर, सस्ते आवास, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, और कहीं ना कहीं आजीविका संवर्धन, और उनके लिए स्मार्ट बाजार विकसित करके आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हो उनको, ठीक है, ओके। अब सुरक्षा और डिजिटल समावेशन को भी आपने मेंशन कर दिया कि भाई जो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र है ना, और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से गरीब बस्तियों और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ठीक है ना। 100 स्मार्ट शहरों में ICCC के तहत अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के कुशल भूमिका इन्होंने निभाई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने 4 पॉइंट मेंशन करके आपने जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी ना उसको फुलफिल कर लिया आपने, ठीक है। अब कंक्लूजन के तौर पे आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आपको पता है SDG गोल्स को मेंशन करना ही करना है आपको हर क्वेश्चन के कंक्लूजन में, जहां पर भी आपको लगे कि मेंशन किया जा सकता है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, यद्यपि स्मार्ट सिटी मिशन पर कभी कभी उच्च वर्ग केंद्रित होने का आरोप लगता है, परंतु यदि इसे सतत विकास लक्ष्य SDG गोल 11 से जोड़ करके अगर आप लिखे, है ना, आप अगर 11 से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षित और जो लचीले शहर है ना
उनके अनुरूप सही ढंग से उनको लागू करना शहरी गरीबी के उन्मूलन और डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है उसकी स्थापना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है ये योजना जो स्मार्ट शहरी मिशन है। ठीक है, तो आपने एक बढ़िया तरीके से पूरे आंसर्स को इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में लिख लिया। ठीक है, तो इससे बेटर आंसर आप नहीं लिख सकते। अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि कैसे आंसर को फ्रेम करना है, कैसे उसमें डेटा को मेंशन करना है, तो ये एक बढ़िया आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन इनका एक प्रतीक है। स्पष्ट कीजिए। सिंपल बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में कैसे लोकाचार दिखता है ना? लोगों के प्रति जो भी जो आचार है, उनका जो व्यवहार है वो कैसे दिखता है? उसमें व्यावसायिकता कैसे दिखती है? व्यावसायिकता मतलब कि आप कैसे एक सिस्टमैटिक वे से उनकी हेल्प कर रहे हो लोगों की, ठीक है ना? प्रोफेशनलिज्म कैसे दिख रहा है ना? कुल मिलाकर के। और एक राष्ट्रवादी चेतना कैसे दिख रही है कि भाई लोक सेवक जो है ना, उनमें राष्ट्रवादी चेतना कैसे दिखेगी और क्यों दिख रही है उसको आपको आंसर में बताना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि भारतीय सिविल सेवा जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का स्टील फ्रेम कहा था, है ना? उसका लोकाचार देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। मतलब उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी व्यवस्था है भारत की, उसको सुदृढ़ बनाना है। यह लोकाचार उस स्तर की व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म यानी कि दक्षता होनी चाहिए आपकी सेवा में, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भेदभाव कर रहे हो लोगों के बीच में, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, है ना? कि फैक्ट पे ही आप बात करोगे। उसके साथ साथ राष्ट्रवादी चेतना कहीं ना कहीं एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण और सामाजिक कल्याण की भावना को मिला करके आपको मतलब इस सेवा के प्रति आपको जो आपके भाव है, आपकी जो भावना है सेवा के प्रति, है ना, राष्ट्र के प्रति जो सेवा के भाव है, उसको आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हो, है ना? आपकी जो सेवा भावना है उसमें कैसे दिखता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। आपने एक महान नेता के कथन के माध्यम से आपने इस इंट्रो को स्टार्ट किया। ठीक है, अब बेटर आंसर इंट्रो हो गया। अब मुख्य बॉडी जो है उसमें देखते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। आपको सिंपल सा लिखना है कि भारतीय सिविल सेवा में कैसे प्रोफेशनलिज्म दिखता है और कैसे राष्ट्रवादी चेतना दिखती है। तो 2 पॉइंट ही है बस, इसकी डिमांड यही है। मुख्य भाग में देखिए व्यावसायिकता किस तरीके से दिखती है कि सिविल सेवक नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था को चलाते हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ है ना, कि जो संविधान में दे रखा है ना, और जो भी आपके कानून बन रखे एक्ट, उनके माध्यम से ही उनको ही आधार बना करके आप गवर्नेंस को चलाओगे। आपकी योग्यता आपकी तटस्थता के साथ साथ कार्य करेगी। नियमों के आधार पर आप शासन व्यवस्था को चलाओगे, योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था को चला रहे हो, और तटस्थता, इन तीनों जो आपके गुण है ना, उसके साथ में आप जो शासन व्यवस्था उसको चला रहे हो। ठीक है, वे आधुनिक तकनीकों का, डेटा संचालित नीति निर्माण का उपयोग करते हैं, है ना? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जा रहा है। डेटा ड्रिवन जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी उसके थ्रू भी आप मान लीजिए आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कैसे अच्छी पॉलिसी का निर्माण करोगे? तो आपके पास डेटा तो होना जरूरी है ना, कि किस, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस जगह पर, किस राज्य में, किस जिले में कौन सी जाति है और वो कितने पिछड़े हुए हैं, उनकी जो इनकम है वो कितनी हुई है। तो ये आपके पास एक डेटा है ना, तभी तो आप पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे। नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि किनको किस चीज़ की ज़रूरत है ना? किस रीजन में कौन सी योजना को लागू करना है। तो वो कहीं न कहीं आपके डेटा संचालित जो नीति है ना, वो ही आप लागू करोगे। तो आप इसमें अपडेट क्या लिखोगे या फिर डेटा क्या लिखोगे व्यावसायिकता के साथ में, कि कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन जो कर्मयोगी है ना, वो राष्ट्रीय सिविल सेवा के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो अगर प्रोफेशनलिज्म आपको, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, जो भी सिविल सेवक है, उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाना है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी दक्षता निर्माण पर आपको कार्य करना पड़ेगा। अब दक्षता निर्माण कैसे होगा? तो आपने लिख दिया कि मिशन जो कर्मयोगी चलाया है भारत सरकार ने, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको क्षमता निर्माण करना है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है। आपको उन आईएएस ऑफिसर्स को, उन आईपीएस ऑफिसर्स को ये सिखाना है कि कैसे लोगों की कल्याण कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। आपको कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है और कैसे आपकी क्षमताओं को बढ़ाना है ना? तो प्रोफेशनलिज्म आपने पॉइंट डाल दिया, तो आपने इसके साथ साथ मिशन जो कर्मयोगी है उसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया। ठीक है, अब राष्ट्रवादी चेतना कैसे दिखेगी?
नेशनलिज्म कैसे दिखेगा सिविल सेवकों में। तो सिविल सेवक केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक जरिया भी है, आपको भी पता है। आपदा प्रबंधन के मामले में हो चाहे, या फिर राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए की बात हो, या फिर जो सुदूर क्षेत्र है भारत के उसमें विकास को पहुंचाने की बात हो, इसमें कहीं न कहीं आपको राष्ट्रवादी चेतना जो आपको दिखानी ही पड़ेगी। नहीं तो जो रिमोट एरियाज़ है ना, अगर आप में राष्ट्रवादी चेतना नहीं होगी तो आप ये सोचोगे कि यार वो तो काफ़ी जो आपकी कैपिटल सिटी है ना, उससे भी काफ़ी दूर है, और उसका तो कोई उस शहर का फिर उस गाँव का तो कोई यूटिलाइज़ेशन है ही नहीं, ना वहाँ पर रिसोर्सेज़ है। अगर आप ये करोगे तो आप उन गाँवों को टाल दोगे, उन शहरों को, उन कस्बों को टाल दोगे विकास की मुख्य श्रेणी से। तो कहीं न कहीं आप में अगर नेशनलिज़्म है ना, तभी आप विकास को सभी जगह समान तरीके से लागू कर सकते हो। अब आप इसमें आर्टिकल क्या लिखोगे? संवैधानिक प्रावधान लिख लोगे कि भाई भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 311 है ना, वो सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसकी? पद की सुरक्षा। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो निश्चित रूप से उनमें भय मुक्त हो जाते हैं वो, कि आपको किसी भी बात का ये डर नहीं है कि आप अगर काम इस तरीके से करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा भ्रष्टाचार को लेकर के, या फिर जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो आएगा। तो आपको अगर आपके काम की सुरक्षा है, आपके पद की सुरक्षा है ना, तो आप निश्चिंत होकर के, पक्षपात रहित होकर के राष्ट्र हित के कार्य में आपको आप राष्ट्र हित के कार्य में लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि भाई राष्ट्रवादी चेतना कैसे आपको आपके काम में दिखेगी। अब दोनों का संयोजन कैसे है कि देखिए, जब कोई सिविल सेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत तकनीकी नवाचार का उपयोग करके किसी पिछड़े जिले का मानव विकास सूचकांक को सुधारता है, तो वह व्यावसायिकता के जरिए राष्ट्रवादी चेतना को मूर्त रूप दे रहा है। आपने दोनों को मतलब सिमेट्री भी दिखा दी दोनों में कि भाई दोनों का संयोजन किस तरीके से दिखता है। आपने क्वेश्चन में भी देखा है ना कि भाई इनका संयोजन का प्रतीक है। तो आपने पहले तो दोनों को अलग-अलग दिखा दिया, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना को, और फिर लास्ट में इनको संयोजन बता दिया कि भाई अगर कोई सिविल सेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आपको पता है कि भाई जो पिछड़े जिले उनके विकास के लिए चलाया जा रहा है, उसके तहत टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जो अ, पिछड़े जिले हैं उसमें अगर आप व्यावसायिकता को दिखा रहे हो, है ना? तो उसके ज़रिए राष्ट्रवादी चेतना आपकी दिख रही है। उसी को आप मूर्त रूप दे रहे हो। अब रिपोर्ट फैक्ट्स में क्या लिखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, कि नीति आयोग की जो आकांक्षी जिला जो रिपोर्ट है वो दर्शाती है कि कैसे पेशेवर दृष्टिकोण से भारत के सबसे पिछड़े 112 जिलों में समावेशी राष्ट्रीय विकास को संभव किया जा रहा है। तो ये है दोनों की सिमेट्री, दोनों को जोड़ करके आपने डेटा फैक्ट के साथ में भी ये बता दिया। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि आपको ये बताना है कि समकालीन भारत है ना, उसमें सिविल सेवा का लोकाचार मात्र औपनिवेशिक नियंत्रण का साधन नहीं है। मतलब जो औपनिवेशिक काल में जो सिविल सेवा को स्टार्ट किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के ऊपर नियंत्रण बनाया जाए, है ना? वो उनके विरोध में ना खड़े हो, बल्कि आज के टाइम में वो सिर्फ औपनिवेशिक नियंत्रण का साधन नहीं है, बल्कि व्यावसायिक उत्कृष्टता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, इसके राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने का एक वाहक बना हुआ है। कौन? सिविल सेवा। ठीक है? तो इसके माध्यम से आपने दूसरा क्वेश्चन को भी अच्छे से पूरा लिख लिया, और आपको भी पता है 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप मैक्सिमम जो डिमांड है ना उसी को लिख पाओगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। आप एक्स्ट्रा लिखोगे, डिमांड से भटक जाओगे, तो उसके नंबर मिलेंगे भी नहीं आपको। ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को बस आपने 2-3 पॉइंट में बता दिया और आपका हो गया आंसर पूरा।